हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम गेट 2025 के मैकेनिकल के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन लेंगे वो गेट 2025 के मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर का है और इस क्वेश्चन में हमें सिम्पसन रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी हमें सिम्पसन रूल या किसी और अदर इंटीग्रेटिंग रूल्स के बारे में पूछा जाता है तो हमें उसके फार्मूले को नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, तो Hy3 इंटू में जो स्टार्टिंग का पॉइंट है प्लस जो आखिरी का पॉइंट है वो है ना, और इनके बीच में हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ऑड पार्ट्स में दूसरा इवन पार्ट्स में। तो जो अभी हमारे ऑड पार्ट्स रहेंगे है ना, ऑड पार्ट्स बाय 1 बाय 3 बाय 5 जो भी इस टाइप से रहेंगे जो भी ऑड्स रहेंगे उनमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 1 प्लस बाय 4 बाय 3 प्लस बाय 5। तो ये हमारा जो भी ऑड पार्ट्स वाला है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ऑड का और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा किसका, इवन का, बाय 2 प्लस बाय 4 प्लस बाय 6। तो ये हमारा एक मेथड है जिससे अगर हमें किसी कर्व का एरिया निकालना है तो हम उस कर्व का एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है तो ये भी एक क्या है, एक इंटीग्रेटिंग मेथड है fx का, फंक्शन fx का। तो हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन f है और इसकी हमें टोटल 4 या 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें फाइंड करना है सिम्पसन रूल से। अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 0 to 1 fx जो फंक्शन है dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है और हमें h की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 0, फिर 0.25, नेक्स्ट 0.75 0.5, देन 0.75 एंड नेक्स्ट 1। 0 पर जो फंक्शन fx की वैल्यू है 0.9, 2.0, 1.5, 1.8 एंड 0.4। अब हमसे पूछा गया है इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो हमें सिम्पसन रूल दिया हुआ है पहले ही क्वेश्चन में, तो हमें सिम्पसन रूल पता होना चाहिए इसके लिए। तो सिम्पसन रूल क्या होता है, Hy3 y0 प्लस yn। y0 का मतलब हुआ जो फर्स्ट पॉइंट है, yn का मतलब हुआ जो लास्ट पॉइंट है। अगर हमारा ये पॉइंट y0 हो गया और ये yn हो गया तब हमारे क्या होंगे, बाय 1 बाय 2 बाय 3 और ये बाय 4 क्या हो जाएगा हमारा, बाय n हो जाएगा, बाय n बराबर में बाय 4। अगर हम यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दें, हम यहाँ पे बाय 1 कर दें, इसको बाय 2 कर दें, इसको बाय 3 कर दें, तब क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। ठीक है, तो ये गलतियाँ मैक्सिमम लोग कर देते हैं, आपको इस गलती को नहीं करना है। और एक गलती क्या नहीं करनी है, यहाँ पर बाय 0 है और यहाँ पर बाय n है और यहाँ बाय n बराबर क्या हो गया, बाय 4 हो गया। तो इसको आपको इवन नहीं लेना है, मीन्स आपको इसको इवन में काउंट नहीं करना है, ये भी गलती हो जाती है। अगर आपने इसको इवन में काउंट कर दिया तो यहाँ पे आपके पास में बाय n के लिए कोई वैल्यू बचेगी क्या, नहीं बचेगी। यहाँ पर आपको 2 टाइम्स उसको काउंट भी नहीं करना है, एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, इसको इवन में भी काउंट नहीं करना है और ना ही इसको यहाँ पर छोड़ देना है, इसको यहाँ पर काउंट ही करना है। बाय 0 और बाय n की वैल्यू हमारी ए वाली हो गई। अब इनके बीच में जो भी हमारी मिड वैल्यूज़ हैं वी हैव टू कंसीडर देम इन ऑड और इवन पार्ट्स। तो जो अब y1 y2 y3 ऑड पार्ट्स y1 एंड y3, इवन पार्ट्स इज y2। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब h क्या है, h बेसिकली गैप है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज़ के बीच में। तो इनके बीच में हम देख रहे हैं 0, फिर 0.25, फिर 0.5, इनके बीच में गैप क्या है, 0.25 का है। तो h की वैल्यू क्या हो गई है, 0.25 डिवाइड बाई 3 बाय 0 प्लस बाय n। बाय 0 की वैल्यू ये हो गई है, बाय n की वैल्यू ये हो गई है, कितनी हो जाएगी, 0.9 प्लस 0.4 1.3 प्लस ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, तीसरा गलती क्या करते हैं, ऑड जो है और इवन जो है, ऑड में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है एंड इवन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। मीन्स हमें 4 का मल्टीप्लाई जो करना है वो किस में करना है, वो ऑड में करना है और इवन तो हमारा इवन पहले से ही है तो इवन में हमें 2 का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो ऑड है
ऑड का मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको 4 टाइम्स डिविजिबल बनाने के लिए तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो इवन वाला पार्ट है, जो इवन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, मीन्स वो 2 टाइम्स ऑफ कुछ वैल्यू होगा, और अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली सिम्पसन रूल में जो भी हमारी मिड वैल्यूज़ हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो उनको ऑड को बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इवन ऑलरेडी पहले से ही 2 से डिविजिबल होती है, फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई उनमें और कर दिया है। क्लियर? तो 1.3 हो गया हमारा बाय 0 प्लस बाय n। अब हमारे पास में ऑड वैल्यूज़ हैं, ऑड वैल्यूज़ में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। ऑड वैल्यूज़ कितनी है? 2 एंड 1.8। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3.8 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? इवन की। इवन में हमें 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इवन वैल्यूज कौन सी बची है हमारी? केवल मिड वैल्यू जो बाय 2 की है, और जो वैल्यू किसके बराबर है? 1.5 के बराबर है। यहां पर हमें इस चीज का याद रखना है, अगर हमारा ये y0 है तो बाय 4 हमारा जो लास्ट वैल्यू वो बाय n ही कंसीडर किया जाएगा। उसको हम बाय 4 में फिर यहां पर इवन में हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। या यहां पर अगर बाय 5 होता तो उसको हम ऑड में कंसीडर नहीं करते। लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को हमें हटा ही देना है, इनको हमें कंसीडर करना ही नहीं है। केवल मिड वैल्यूज के लिए ही हमें ऑड और इवन कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा आंसर? 0.25 डिवाइड बाई 3, आगे करेंगे 1.3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हर कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे, ऑनलाइन कैलकुलेटर से, तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। आपके पास में एक सीट दी ही जाएगी क्वेश्चन पेपर में, उस सीट के ऊपर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करो और ट्राई करो। जब भी आप गेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करने का ट्राई करो। जैसे अभी 3.8 इंटू में 4 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.8 इंटू में 4, मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा? 4 इंटू में 4 करूं और -4 इंटू में 0.2 करूं, ठीक है, तब भी आंसर ये आएगा। या 2 टाइम्स 3.8 करूं, देन जो आंसर आए फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं। 3.8 टाइम्स 2 करूंगा, नहीं आ रहा है वैल्यू, नहीं पता, तो 2 टाइम्स ऑफ 3.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.3, 2 टाइम्स ऑफ 3.5 करेंगे तो 7 आ गया, और 2 टाइम्स ऑफ 0.3 करेंगे 0.6 आ गया। तो क्या आ गया आंसर? 7.6। इंटू में 2 करना है, तो 7.6 इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 टाइम्स 2 इंटू में 0.1 टाइम्स 2, तो कितना हो गया? ये 15 हो गया, और ये 2 हो गया, 15.2, ठीक है। एक कैलकुलेशन माइंड के अंदर करना है। इसको कभी भी छोटी कैलकुलेशन के लिए आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप इन सभी छोटी चीज़ों के लिए भी ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कैलकुलेटर में आपको हर डिजिट के लिए आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गलती होने के, है ना। तो हमने 1.3 लिख दिया, यहाँ पर कितना आ गया? 15.2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अगर हम इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1.3 15.2 कितना हो गया? 16.5। 16.5 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5। कितना हो गया? 19.5 डिवाइड बाई 3। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या ये डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल। 9 एंड 6, तो इसको 3 से डिविजिबल है, काट दो उसको। सबसे पहले कितना आ जाएगा? 6.5। 6.5 आ गया। अब 6.5 इंटू में 25 करना है। ये भी मल्टीप्लिकेशन आपको खुद से करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, जिनको आपको खुद से समझना होगा कि कैसे कैसे मैं जल्दी कर सकता हूँ। 0.25 इंटू में 6.5, यही है। अब ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारा? 25 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। ऊपर कितना बचा? 6.5 डिवाइड बाई 4 कर दिया। अब कर दो आंसर, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 बची 2, 25 कितना बचा? 6 चौक 24 बची 1, तो 10 हो गया, 2 हो गया, देन 5 आ गया। 1.625 आंसर कितना हो गया? 1.625, यही आंसर हो गया। तो जो इसका आंसर आएगा 1.625 होगा। अब जो गेट के जो भी क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ था तो बेस्ट। अगर आपको फिल करने के लिए ऑप्शन देगा तो इसका आंसर 1.61 से लेकर के 1.64 तक देगा, और इसके बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर कब सही होगा? जब आपने कैलकुलेशन जो है कई बार करके रखा होगा। मैनुअल कैलकुलेशन में गलती के चांसेस कम रहते हैं,
और जो डिजिटल कैलकुलेशन आप करेंगे माउस से हर बार क्लिक करने में, और वो क्लिक करने में अगर कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं पॉइंट इधर से उधर हो गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसी इंजन से रिलेटेड, और हमें इस आईसी इंजन के क्वेश्चन में ऑटो साइकिल के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें ऑटो साइकिल की इफिशियंसी पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में हमें कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, और कंप्रेशन रेशियो के साथ में हमें गामा की भी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, हमें कंप्रेशन रेशियो निकालना है, हमें ऑटो साइकिल की इफिशियंसी दी हुई है। ठीक है भाई, अगर हमें ऑटो साइकिल की इफिशियंसी दी हुई है तो हमें इफिशियंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। अब ये आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो है। आर हमारा कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। और जो गामा है वो हमारा क्या है? गामा हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सीपी अपॉन सीवी का रेशियो भी होता है, इसको स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में एक गामा की वैल्यू है ऑटो साइकिल के लिए। हमें डीजल साइकिल के लिए भी इफिशियंसी पता होनी चाहिए। डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है? 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, और कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन गामा इनटू में कंप्रेशन रेशियो -1, यही होता है। तो ये तो हमारा ऑटो इंजन हो गया, और ये डीजल हो गया। इसको मैं क्या बता रहा हूँ? क्योंकि आपने अगर डीजल की याद कर लिया तो ऑटो के लिए याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो भी याद करना है वो डीजल के लिए याद करो, है ना। तो डीजल के लिए अगर हम याद करेंगे तो डीजल वाले में क्या होता है केस? डीजल वाले में हमारे पास में ये रहता है 1, ये रहता है 2, ये रहता है 3, ये रहता है 4, और ये हमारा डीजल हो गया। और यही हमारा अगर ऑटो रहेगा तो ऑटो में कुछ नहीं होता है। इस 2, 3 को हमें ऐसा कर देना है। 1, 2 तो हमारा सेम रहेगा, 3 हमारा ऐसा रहेगा, 3 से 4 हमारा ऐसा रहेगा, और हमारा ये साइकिल हो गया। ये हमारा ऑटो साइकिल हो गया, ये मैंने जल्दी में बना दिया है। ये हमारा डीजल हो गया। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में अंतर ये हो गया कि हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V3 है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है V1 है। इसमें एक नया वॉल्यूम V1 V3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। किसमें? डीजल वाले में। तो एक नया वॉल्यूम ऐड हो गया, तो हमें एक नया रेशियो हमारे लिए आ गया। वो क्या हो गया? कट ऑफ रेशियो। वो कट ऑफ रेशियो हो गया। अगर हम यहाँ पे RC बराबर में 1 रख दें, कट ऑफ रेशियो RC बराबर में क्या होता है? V3 अपॉन V2, ठीक है। तो V3 की वैल्यू ये है V3 की वैल्यू, और ये है हमारे V2 की वैल्यू, ठीक है। V3 अपॉन V2 बराबर में क्या होता है? RC होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें V3 अपॉन V2 की वैल्यू, तो ऑटो साइकिल के लिए V3 अपॉन V2 निकालेंगे तो RC बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम RC बराबर में 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये रेशियो चलेगा क्या? यहाँ पर भी 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा, 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा। तो अगर इसमें हम एल हॉस्पिटल का रूल निकालेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा? अगर हमने इसमें एल हॉस्पिटल का रूल निकाल दिया तो इफिशियंसी बराबर में क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? गामा RC की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? गामा, और RC को हम मट करेंगे तो 1 में बना जाएगा। तो अगर हम RC बराबर अब 1 रखेंगे तो ए भी हट जाएगा, ए भी हट जाएगा, और गामा अपॉन गामा बचेगा, गामा से गामा हट जाएगा। तब हमारा जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी है वो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी के बराबर हो जाएगी। अगर हमने डीजल साइकिल की इफिशियंसी याद कर ली, है ना, तो फिर हमें ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जल्दी याद हो जाएगी। या रिवर्स कर सकते हो, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी याद है, उसमें इस रेशियो का मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है वो डीजल साइकिल की इफिशियंसी में आ जाएगा। क्लियर? अभी हमने कंप्रेशन रेशियो की बात की। कंप्रेशन रेशियो हमें निकालना है, गामा की वैल्यू हमें दी हुई है। अब क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमें वो बात करते हैं हम, है ना। हमें दिया हुआ है गामा का वैल्यू 1.4, गामा बराबर 1.4, और ऑटो साइकिल की इफिशियंसी दी हुई है 0.5। तो अब अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और हम इसको से समझेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होना चाहिए, कितना कैलकुलेटर हमें यूज करना है एक्चुअली में। 1 - 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ गया? 0.5 बराबर में 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब हम इसको फिर से और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? R की पावर गामा माइनस 1 बराबर में 2, क्योंकि इसका इन्वर्स हो जाएगा और इसका भी इन्वर्स हो जाएगा। तो R की पावर गामा माइनस 1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। R बराबर क्या है हमें नहीं पता, तो R की पावर 0.4 बराबर में क्या है? 2 हो गया, क्योंकि गामा बराबर में 1.4 है।
गामा बराबर 1.4 रखेंगे तो क्या आएगा 0.4 हो गया, ठीक है 0.4 हो गया। अगर हमें अब इसका इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करें, या तो हम पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा r की पावर 2 हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर में 32 हो गया 32। और r बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा √32 बराबर में कितना हो जाएगा 16 इंटू में 2 है तो 4 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। 4 की वैल्यू हमें पता है, इंटू में 1.414 कितना हो जाएगा 14 चौको 56 5.6। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो आपको ऐसे करना होगा, वरना आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी हो गई, क्योंकि आपको कैलकुलेटर कम से कम यूज करना है। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर यूज करने में 5 मिनट आपका बर्बाद होना है, कम से कम 5 मिनट बर्बाद होना है, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कैलकुलेटर से आंसर गलत आए, है ना। क्योंकि आपको क्लिक करना है हर एक डिजिट के लिए। टच वाला होता देन इट इज़ ओके कि हाँ उसमें गलती होने के चांसेस कम है, लेकिन क्लिक में आप एक क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर माउस हिल गया क्लिक करते टाइम, देन आंसर विल बी रॉन्ग, है ना। और इसका जो रेंज दिया हुआ है आंसर शीट में वो 5.5, बहुत ही लेस मार्जिन है, 5.5 से लेकर 5.9 तक दिया हुआ है, तो गलती होने के चांसेस भी बिल्कुल कम है, और जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो क्लास 5th और 6th वाला स्टैंडर्ड का है, लेकिन एक इंजीनियर के टर्म्स में क्वेश्चन को पूछा गया है और उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का बोलना है कि एक थर्मल पावर है जो इंसिडेंट हो रही है 2500 वाट। 2500 वाट हमने एनर्जी को, पावर को इंसिडेंट किया हुआ है। अब किसके ऊपर पावर इंसिडेंट हुई है, ऑन अ मेटेलिक सरफेस, ठीक है। हमें फिगर में दिखाया गया है कि एक सर्कल है, फिर इसके अंडर में एक और सर्कल है, और दोनों का हमें एक डाया दिया हुआ है। इसका 6 mm है, एक्चुअली में हमें रेडियस दिया हुआ है, मैं डाया बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका डाया दिया हुआ है वो 10 mm दिया हुआ है। इसका 6 mm है, इसका 10 mm है, ठीक है। हीटेड एरिया इज सर्कुलर, हीटेड एरिया क्या है, सर्कुलर है। और हमसे बोला हुआ है आउट ऑफ इंसिडेंट पावर, मीन्स जो 2500 वाट इंसिडेंट हो रही है उसका 85% ऑफ पावर इज एब्जॉर्ब विद इन सर्कल ऑफ 10 mm के सर्कल में 85% एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है, और 6 mm वाले में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है वो 65% हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है पावर डेंसिटी इन द शेडेड एरिया इन वाट पर mm²। क्लियर, ठीक है। तो इनका बोलना है जो 2500 वाट है, 2500 वाट हमने पावर दी, लेकिन उस 2500 वाट का 10 mm² में केवल 85% यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। और जो 6 वाला एरिया है इसमें 65% हुआ है। तो हमें निकालना है जो बीच का एरिया है, इस एरिया में कितनी पावर एब्जॉर्ब हुई है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो क्लास 2 का बच्चा बता देगा। अगर इसमें 85% है, इसमें 65% है, तो मिडिल एरिया में कितना बचा हमारा 85 माइनस 65, जितनी भी पावर है उसका, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो टोटल पावर निकालेंगे हम। टोटल पावर जो गई है वो कितनी गई है 2500, 85% माइनस 65% डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कर गया, कितना बचा 25, इन 2 में कितना आ गया 20। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 500 वाट आंसर हो गया, ठीक है भाई। ये तो हमारा 500 वाट इस ग्रीन एरिया के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, क्लियर। अब हमें क्या बोला है, पावर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। पावर डेंसिटी किस में कैलकुलेट करना है, वाट पर mm² में। अब वाट पर mm² मीन्स एरिया, इस एरिया से डिवाइड करना है, तो टोटल पावर डिवाइड बाई एरिया। पावर कितनी है हमारी 500, एरिया कितना है π/4, इनटू में d², d कितना है 10 mm, तो 10 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर गलतियाँ क्या हो जाती हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे mm² में दिया हुआ है आंसर बताना है, तो mm² में ही हमें वैल्यू को पुट करना है, तो हमसे गलती हो सकती है। हम यहाँ पे मैंने 10 पहले ही लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 5 mm। 5 mm क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। तो हो सकता है हम π/4 d² में d की जगह, d डायमीटर की वैल्यू है, हम यहाँ रेडियस की वैल्यू रख दें। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। डायमीटर की जगह हम, तो हमने पावर निकाल लिया, कितना है पावर 500। अब हमें डेंसिटी निकालना है, तो इसके नीचे क्या आना चाहिए? एरिया आना चाहिए। तो एरिया क्या होगा हमारा? एरिया हमारा जो भी ग्रीन शेडेड एरिया है वो ग्रीन शेडेड एरिया क्या होगा? π/4 इंटू में d², यही होता है। अब लेकिन हमारा ग्रीन एरिया कौन सा है? कॉन्सेंट पूरा का पूरा एरिया है क्या? नहीं है, केवल ये वाला एरिया है। तो इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वाला टोटल एरिया माइनस नीचे बीच वाला एरिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? d1² माइनस d2²। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई π/4 इंटू में d पहला कितना 10 और दूसरा 6। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 डिवाइड बाई π/4 इंटू में 100 माइनस 36। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 64 आ जाएगा। 500 डिवाइड बाई π/4 इंटू में 64, ये हो जाएगा। अब 64 से हमने इसको काट दिया, आंसर कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। 16 आ गया। 16 को हमने ऊपर 500 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 125 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ पाई, यही आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, 4 टाइम्स ऑफ पाई, यही आंसर हो गया। तो अब आपको केवल यही कैलकुलेशन करना है, इसी एक कैलकुलेशन को आपको कैलकुलेटर से करना है। आपको क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटर से दो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कैलकुलेशन करना है एक क्वेश्चन के लिए। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर से नहीं करना है। और जो भी आपको कैलकुलेशन करना है उसके लिए रफ शीट का यूज कीजिए। रफ शीट के लिए कोई मना नहीं करता है, आप 3 शीट लीजिए, 4 शीट लीजिए, और रफ शीट में हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से सेगमेंट बनाइए, अलग से एक ब्लॉक रखिए, और पेपर को जैसे एक रफ शीट ए रही आपकी, तो इसमें एक क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए, 3 क्वेश्चन के लिए, इस टाइप से आप सेगमेंट बनाइए। और जो भी कैलकुलेशन रहेगी इसमें वो केवल 1 नंबर क्वेश्चन की रहेगी, इसमें 2 नंबर की रहेगी। इससे होगा क्या, जब आपको क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, आपको डाउट रहेगा कि नहीं ये 55 क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन हुई उसमें डाउट है, तो आप तुरंत 55 क्वेश्चन पे जाएं और उसकी कैलकुलेशन को देखें, उसके स्टेप को आपको देखना आसान रहेगा। ना कि अगर आपने यहाँ वहाँ करके रखी हुई तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा, आपकी अगर मिस्टेक होगी तो मिस्टेक भी पता चल जाएगी। और जो मिड टर्म्स हैं, मिड वैल्यूज़ हैं, उनको जरूर नोट डाउन कीजिए। आप सारी कैलकुलेशन माइंड के अंदर कीजिए, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन की वैल्यूज़ है उसको भी सीट में लिखिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिव्यू करना होगा तो आप कैलकुलेशन के स्टेप्स को भी चेक कर पाएँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, 125 डिवाइड बाई 4 पाई करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा आंसर हमारा? 125 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.1415, 9.947। ठीक है, जो हमारा आंसर आ गया वो आया 9.947, और जो गेट ने रेंज दी हुई है वो दी हुई है 9.92 से 9.98। बहुत ही क्लोज रेंज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज है, 9.92 से 9.98। आपको जो भी आंसर देना है वो 3 डिजिट में देना है, और ये 4 है, यहाँ पे देखो कितना कम मार्जिन रह गया है। तो आपके जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और उस क्रूशियल गलती को आपको नहीं होने देना है। उसको बचाने के लिए आपको रफ शीट में ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट वाइज यूज कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कीजिए। जो मैक्सिमम कैलकुलेशन है वो रफ शीट पर ही कीजिए, और बहुत ही रेयर ऑकेजन्स के लिए कैलकुलेटर का यूज कीजिए, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही बढ़िया है, जो हमारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को देखना है, फिर चीज़ों को समझना है, और हो सकता है नॉर्मली चीज़ें कुछ और हों, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कैलकुलेशन, कुछ और एजम्पशन दे दिए हों। तो जो और एजम्पशन दिए हैं उन चीज़ों को भी कंसीडर करना है, और कभी कभी एक्स्ट्रा एजम्पशन दे दिए जाते हैं
आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप दूसरी डायरेक्शन में जाएं और आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीवरेटली गलत हो, है ना। तो आपको बहुत सब चीज़ों से भी बचना है। क्वेश्चन है, एक लिक्विड मेटल है जो माउल्ड कैविटी के अंदर पोर की जाती है, जो माउल्ड कैविटी के अंदर पोर की जा रही है, उसकी साइज है 200 क्रॉस 200 क्रॉस 200। उसके अंदर कोई श्रिंकेज अलाउंस नहीं है और कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है एडिशनल, ठीक है। अब जब हमने उसके अंदर लिक्विड मेटल पोर की है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें श्रिंकेज हो रहा है। श्रिंकेज हमें पता है, श्रिंकेज कितने टाइप के होते हैं, श्रिंकेज 2 टाइप के हो सकते हैं। एक सोल्डिफिकेशन के टाइम पर श्रिंकेज हो सकता है और दूसरा सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में। तो एक तो हमारा सॉलिडिफिकेशन के टाइम पर होगा, मीन्स लिक्विड से जब चेंज हो रही है उसकी स्टेट, और दूसरा सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन पे हो रहा है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। एक में जो हुआ वो 7% हुआ, फिर इसके बाद 8% हुआ। अब हमसे पूछा गया है, अब इन्होंने क्या है, जो नॉर्मली जो हमारा श्रिंकेज होता है वो हमारा कैसा रहता है, वो डायमेंशन पे रहता है, लेकिन उन्होंने दिया वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है। अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक 7% है, वॉल्यूमेट्रिक 8% है, तो हमें इसके वॉल्यूम पे देना, टोटल वॉल्यूम पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, 200 क्रॉस 200 क्रॉस 200, यही हमारा वॉल्यूम होगा। और इसमें वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है तो पहले श्रिंकेज 7% का हो रहा है, मीन्स श्रिंकेज होने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो अभी कितना रह जाएगा, 100 - 7, तो 93.93 रह जाएगा। फिर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन में 8% और हो रहा है, एडिशनल और हो रहा है। पहले ए हो गया, उसके बाद 8% और हो रहा है, तो कितना बचेगा, 0.92। अब हमें इनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 100 से ये पॉइंट हट गया, एक 100 से ये वाला पॉइंट हट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 200 × में अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 186 हो जाएगा और 184 हो जाएगा, इंटू में 200 है, ठीक है। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 186 इंटू में 184, है ना। इनका कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 इंटू में 4 20 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो गया, 182 हो गया, 18 आ गया। 18 इंटू में 18 करेंगे 324 हो गया, 324 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 342। तो आंसर कितना आ गया, 34224। इंटू में 200 है तो हमने इंटू में 200 कर दिया। आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, इनका करेंगे तो 448 हो जाएगा और 200 ये हमारा हो गया, ठीक है। टोटल हमारा वॉल्यूम इतना हो गया, वॉल्यूम बराबर 6844800, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब में सारी डायमेंशन की वैल्यू सेम होती है, तो ए क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू हो जाएगा। तो उसकी एक सिंगल लेंथ, विड्थ या हाइट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक ही हमारा कैलकुलेशन बचा, हमने सारा कैलकुलेशन करके एक कैलकुलेशन ला दिया, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6844800 की पावर 1/3, है ना। तो आंसर आ गया 189.86। 189.86। अब ये किस में था, एम में था, तो एम में आंसर हो गया। अब इसका आंसर जो गेट में दिया हुआ है या जो आईआईटी ने दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज है। कितना है, 189.8 से 190, कितना क्लोज रेंज है। इसमें मार्जिन ही नहीं है आपके पास में, मार्जिन ऑफ एरर ही खत्म हो गया। तो आपके पास में कैलकुलेशन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है गेट एग्ज़ाम में, और कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहना है। आपको रफ सीट में कैलकुलेशन पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। अगर कहीं डाउट थोड़ा सा भी हो रहा है आप आंसर लिख दीजिए, क्योंकि जो भी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आप उन पर अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क पर स्टार मार्क लगा दीजिए, जिससे जब आप रिव्यू करेंगे फाइनली तो आप रिव्यू करें उनको, क्योंकि आपको क्वेश्चन को ऐसे छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन आपके 65 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का चला गया, आपकी रैंक खत्म, आपका रैंक खत्म हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गेट 2025 के।